नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः स्वागत है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा जो सामाजिक विज्ञान का इतिहास का प्रश्न है उस श्रृंखला के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह विचार किसका है? स्वामी विवेकानंद का, बाल गंगाधर तिलक का, मोहनदास करमचंद गांधी का या पंडित जवाहरलाल नेहरू का? तो जल्दी से दोस्तों गेस करिए कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह विचार किसका है? तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, जो सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है यह विचार आपका है मोहनदास करमचंद गांधी जी का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी ने दोस्तों सत्याग्रह के संदर्भ में बात कही है, तो सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है यह विचारधारा गांधी जी की है। अगली कड़ी में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1882 में, 1885 में, 1889 में या 1890 में? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 में। ठीक है दोस्तों, 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, जिसके संस्थापक थे ए.यू. ह्यूम साहब। ठीक है, ए.यू. ह्यूम। ठीक दोस्तों, ए.यू. ह्यूम इसके संस्थापक थे। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन या चौरी चौरा कांड? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसका मुख्य कारण दोस्तों था वो था आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1919 में चलाया गया ये आपका एक काला कानून था, जिसके संदर्भ में दोस्तों ये किया जाता था कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया कानून था, जिसके अंतर्गत दोस्तों किसी भी भारतीय व्यक्ति को जो राष्ट्रीय आंदोलन में कार्य कर रहे थे उनको बिना किसी जांच परख के जेलों में डाल दिया जाता था इस कानून के द्वारा। इसलिए इसे भारत के क्रांतिकारियों ने काला कानून की संज्ञा दी है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 1998 में या 1999 में या 2010 में? तो बताइए दोस्तों फटाफट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 1995 में ठीक विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जिनेवा में या ऑस्ट्रेलिया में? तो दोस्तों 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपके जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942 में, अगस्त 1946 में, अगस्त 1948 में या अगस्त 1950 में? तो जल्दी से दोस्तों फटाफट गेस करिए। तो दोस्तों आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फॉर अगस्त आपके अंतर्गत 1942 में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जो आपके भारत में 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1914 में, वर्ष 1939 में, वर्ष 1946 में, वर्ष 1945 में? जल्दी से दोस्तों गेस करिए फटाफट। तो दोस्तों जो आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1914 को। ठीक है दोस्तों, 1 अगस्त 1914 को आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1914 को दोस्तों ये शुरू हुआ था और 1918 तक चला था, ये प्रथम विश्व युद्ध था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस हुआ था? 1919 में, 1924 में, 1929 में या 1950 में? दोस्तों कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान से रखिए। तो दोस्तों जो विश्व में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1929 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है दोस्तों। आर्थिक महामंदी की जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका वर्ष 1929 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने, जनरल डलहौजी ने, या एडवर्ड गिडिन ने, या जनरल विलियम जॉन ने? तो जल्दी से दोस्तों गेस करिए फटाफट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में गोली चलाने की अनुमति या आज्ञा किसने दी थी? तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जनरल डायर। ठीक है दोस्तों, तो जनरल डायर ने दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटना घटी थी जिसमें बेगुनाह लोगों को मारा गया था, तो उस घटना की जो कराने वाला व्यक्ति था वो था जनरल डायर। इसने ही दोस्तों वहाँ सेनापति के रूप में कार्य किया था और इसको मारने वाला हमारा भारतीय सैनिक था उधम सिंह। ठीक है दोस्तों, उधम सिंह जी ने क्या किया था, जनरल डायर की हत्या की थी, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले कड़ी में चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, वर्ष 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? हॉर गिब्स ने, जॉन रिडले ने, या जोहन कॉलिस ने, या स्टैनली जॉनसन ने? तो जल्दी से दोस्तों बताइए फटाफट, ये भी कई आपके बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किया गया था वो किया गया था हॉरगिब्स के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हॉरगिब्स ने ही दोस्तों सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किया था जो हुआ था 1785 के अंतर्गत। इसी से सूत में काटने में तीव्र प्रगति हुई दोस्तों और कपड़े की कार में परिवर्तन आया। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक, 1918 से लेकर 1939 तक, या 1939 से लेकर 1945 तक, और 1945 से लेकर 1980 तक? तो जल्दी से दोस्तों गेस करिए कौन सा इसमें आंसर सही है। तो दोस्तों आई होप आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वर्ष 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है दोस्तों, 1939 से लेकर 45 तक दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपने ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापार अधिशेष का क्या अर्थ है? व्यापार में निवेश करना, व्यापार में घाटा, या वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य में अंतर, या व्यापारियों की वस्तुओं की कीमतों में अंतर? तो जल्दी से दोस्तों गेस करिए फटाफट कि व्यापार अधिशेष का क्या अर्थ है। अगर आप अधिशेष के याद रखेंगे तो अधिशेष की जो शब्दावली है वो कार्ल मार्क्स की है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों जो आपका व्यापार अधिशेष का अर्थ है वो आपका है वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य में अंतर होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, आपका व्यापार अधिशेष की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है, पुनर्जागरण युग का आरंभ किस देश से हुआ था? रोम से, इटली से, और ब्रिटेन से, या अमेरिका से? तो दोस्तों जल्दी से गेस करिए, जो पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था वो किस देश से माना जाता है? तो दोस्तों जो 16वीं शताब्दी के अंतर्गत पुनर्जागरण की जो शुरुआत होती है वो आपकी होती है इटली से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है रोम, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इटली से ही दोस्तों पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें इटली के पुनर्जागरण के रूप में हमें दांते को जानते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दांते को माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और नया क्वेश्चन बनता है, ये भी याद रखिएगा, थोड़ा सा बच्चों के लिए कन्फ्यूजन होता होगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत, यूरोप में, ठीक है दोस्तों, यूरोप एक महाद्वीप है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत होती है वो किस देश से होती है? तो दोस्तों वो होती है आपकी फ्रांस से। ठीक है, अगर प्रश्न के संदर्भ में पूछा जाए कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से होती है तो आप याद रखिएगा आपके फ्रांस से होती है, क्योंकि जो 1789 अर्थात 14 जुलाई जो 1789 की क्रांति फ्रांस में हुई थी, उस क्रांति के बाद यूरोप के अन्य देशों में यानी राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। उसी संदर्भ में भारत में भी राष्ट्रवाद का प्रचलन देखा जाता है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1815 में, 1830 में, या 1839 में, या 1848 में? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना या गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई?
तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 1848 में दोस्तों फ्रांस में, ठीक है दोस्तों, फ्रांस में क्या हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई। अगर पूछा जाता है दोस्तों कि फ्रांस में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा 14 जुलाई के संदर्भ में क्या किया जाता है, फ्रांस में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। स्पेनी सेनाओं द्वारा युद्ध में जीतने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में किसे प्रयोग किया जाता था? थल सेना का, नौसेना का, कीटाणुओं का, या रासायनिक हथियारों का? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों। स्पेनी सेनाएं जो थी, स्पेन की सेनाएं, वह युद्ध में जीतने के लिए क्या प्रयोग करती थी? जिसे कह रहा है शक्तिशाली हथियार के रूप में करती थी। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत है। तो दोस्तों जो स्पेन की सेना थी, युद्ध में जीतने के लिए वो एन केन प्रकरण, यानी जैसे तैसे भी युद्ध में जीतना चाहती थी, इसके लिए मुख्य रूप से वो प्रयोग करती थी कीटाणुओं का। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे दोस्तों? वे पशुओं के मांसों को बेचा करते थे, जिसमें वो तमाम तरीके के पशुओं को बीमारी हो जाती थी। उस मांसों को खाने से जो वहाँ के सैनिक वगैरह होते थे बीमार हो जाते थे, और उनमें नई नई बीमारियाँ पैदा होती थी, जिसमें आप देखिए रिंडर पेस्ट, मलेरिया वगैरह, जो चेचक वगैरह, ये बीमारियों को जन्म इन्हीं लोगों ने पैदा किया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे जितने क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी द्वारा प्रमाणित पुस्तक से संदर्भित है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट हर परीक्षाओं के लिए है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या सीबीए, आपका एनबीएस या आपका केवीएस अर्थात या 10वीं की कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम है उससे संदर्भित ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन करने पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग के जो मेहनत है वो रंग लाए दोस्तों, और आप तक अन्य वीडियो पहुंचाने में लोग प्रेरित हों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके है, वर्ष 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा था? तो जर्मनी पर, जापान पर, चीन पर, या अमेरिका पर? तो जल्दी से दोस्तों गेस करिए, जो विश्व में आर्थिक मंदी आई थी 1929 में, उसका प्रभाव सबसे अधिक किस औद्योगिक क्षेत्र या देश पर पड़ा था? तो दोस्तों जो आपका वर्ष 1929 की आपकी आर्थिक मंदी आई थी वो पड़ा था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज जो आपको अमेरिका दिख रहा है संपन्न देश, वो एक समय में कभी कभार क्या हुआ था दोस्तों, आर्थिक मंदी का सामना उसको करना पड़ा था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, या ऑस्ट्रेलिया में? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों फटाफट कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो आपका स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी समाप्ति करने के बाद, एक संघ बना जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, जो बना 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है दोस्तों, कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना, जो आपके लिए हर परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिंडर पेस्ट क्या है? मछली रोग है, पुरुषों में होने वाला रोग है, या पशु रोग है, या स्त्री रोग है? तो बताइए दोस्तों रिंडर पेस्ट क्या है? तो दोस्तों जो आपका रिंडर पेस्ट है वो एक पशु रोग है। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों दोस्तों? क्योंकि रिंडर पेस्ट एक ऐसी बीमारी थी जो पशुओं में डाली जाती थी, और यही कि जब पशु के मांस वगैरह बिकते थे तो सेना के खाने पीने के लिए भेजा जाता था, तो इन्हीं से वो नई नई बीमारियाँ होती थी, जिससे वो लोग क्या करते थे, जीत जाते थे। ये नई तरीका से एक तरीका से कीटाणुओं या जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने वाले नई तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 10 अगस्त को, 10 नवंबर को, या 10 दिसंबर को? तो जल्दी बताइए दोस्तों मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका जो मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, 10 दिसंबर 1948 को। कब दोस्तों? 10 दिसंबर 1948 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा की गई, अर्थात पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका 10 दिसंबर 1948 को क्या किया गया, मानवाधिकार की शुरुआत होती है, और उसी 10 दिसंबर को मानवाधिकार के रूप में पूरा विश्व मनाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिस्मार्क बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना?
वर्ष 1862 में, वर्ष 1866 में, वर्ष 1870 में या वर्ष 1880 में? तो बताइए दोस्तों, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, जो जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क बना था वो बना था दोस्तों 1862 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों कुछ आपके कुल 20 क्वेश्चंस थे, आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।